हम भारत की मिट्टियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात ICAR के द्वारा भारत की मिट्टियों को 8 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें से हम जलोढ़ व काली मिट्टी का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मिट्टी के तीसरे प्रकार अर्थात लाल मिट्टी का अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो लाल मिट्टी है वो मुख्यतः, जैसे कि काली मिट्टी मुख्यतः 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, काली मिट्टी जो है वो 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जलोढ़ मिट्टी 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत थी। उसी प्रकार जो लाल मिट्टी है उसका क्षेत्र है 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर। यह सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाली दशाओं में निर्मित होती है। प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों के अपक्षय व अपर्दन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो हम देखते हैं कि सबसे प्राचीन प्रकार की जो आग्नेय चट्टान व कायांतरित चट्टानें हैं, उनके अपक्षय व अपर्दन के कारण ही लाल मिट्टी का निर्माण होता है। मुख्यतः अगर पूछा जाए तो ग्रेनाइट व नीस प्रकार की, नीस कायांतरित चट्टान है और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, तो इन चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन के द्वारा लाल मिट्टी का निर्माण होता है। गहरे निम्न भूभागों में यह दोमट प्रकार की होती है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में यह कंकड़ के समान यानी अपेक्षाकृत मोटी होती है। यह मिट्टी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। इस मिट्टी का लाल रंग होता है, मुख्यतः इसमें लोहे के तत्व पाए जाते हैं। कौन सा? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह कम उपजाऊ मिट्टी है तथा इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ऊंची भूमियों पर यहाँ बाजरा, मूंगफली, आलू आदि की खेती की जाती है, जबकि जो निम्न भूमि है जहाँ पर मुख्यतः इसके क्या होते हैं, कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो वहाँ पर मुख्यतः चावल, रागी, तंबाकू व सब्जियों की खेती की जाती है। इस मिट्टी में घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है, जबकि फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक तत्व, जैविक पदार्थ, चूना व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यानी जो भारतीय मिट्टी की मुख्य विशेषता है NPH की कमी, वो इसमें भी पाई जाती है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड और ह्यूमस। उसके साथ साथ इसमें कैल्शियम की भी कमी पाई जाती है। अब है लेटेराइट मिट्टी। अगर इसके क्षेत्रों की बात की जाए तो लाल मिट्टी के जो क्षेत्र हैं, जो लाल मिट्टी के क्षेत्र हैं वो मुख्यतः ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये वाले जो क्षेत्र है ये मुख्यतः लाल मिट्टी का क्षेत्र है, क्योंकि ये क्या है, प्राचीन कायांतरित चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है, जहाँ पर क्या है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड मुख्यतः क्या है, विश्व का सबसे प्राचीनतम, जब हम बात करते हैं भारत के निर्माण की, तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जब पृथ्वी है उसमें जो स्थलीय भूभाग थे वो 2 भागों में विभक्त थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है, ये जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो ये प्राचीन कायांतरित चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है, जिसके अपक्षय व अपर्दन द्वारा यहाँ पर लाल मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जैसे जलोढ़ मिट्टी 15 लाख वर्ग किलोमीटर, काली मिट्टी 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर, लाल मिट्टी 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। उसी प्रकार लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। लेटेराइट जो मिट्टी है वो मुख्यतः जलवायु का परिणाम है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना में सिलिका के निक्षालन से इसकी उत्पत्ति होती है। जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में क्या होता है कि जो मिट्टी की परतें पाई जाती है इस प्रकार से, तो अधिक वर्षा के कारण क्या होता है, वर्षा के कारण जो ये सिलिका और कैल्शियम के तत्व हैं, सिलिका और कैल्शियम के जो तत्व हैं वो क्या करते हैं, अपक्षालन, ह्यूमस, मुख्यतः ह्यूमस जो होते हैं, कार्बनिक तत्व होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इस पानी के साथ साथ बहकर नीचे वाली परत में चले जाते हैं। तो इस परत में सिलिका व ह्यूमस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इस क्षेत्र में मुख्यतः कौन से तत्व पाए जाते हैं, लोहे व एल्यूमिनियम की अधिकता हो जाती है। इसलिए इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, इस मिट्टी का रंग भी देखा जाए तो लाल व ईंट जैसा होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, लोहे की, आयरन की अधिकता होती है, आयरन व एल्यूमिनियम की। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निक्षालन के कारण, निक्षालन यानी क्या होगा, वर्षा के जल के साथ साथ मिट्टी की ऊपरी परत से, वर्षा के जल के साथ साथ मिट्टी की ऊपरी परत से सिलिका, कैल्शियम व ह्यूमस तत्व मिट्टी की निचली परत में चले जाते हैं। इसे ही निक्षालन की प्रोसेस कहते हैं। परंतु उर्वरक डालने पर इस मिट्टी में चावल, रागी, काजू आदि की उपज संभव है। इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड व एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। तो जैसे ही ये सिलिका, कैल्शियम और ह्यूमस तो नीचे वाले
नीचे वाली परत में चले जाते हैं तो इस परत में मुख्यतः किसकी, फेरस की और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है, और फेरस ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, पोटास, चूना व कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है, NPH, उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ पोटाश यानी कैल्शियम और ह्यूमस तत्व, तो इनकी इसमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो अब इसके अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो मुख्यतः हम देखते हैं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, एक तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल वाला क्षेत्र हो गया, और एक जो मुख्यतः ये वाला जो पूर्वी घाट का कुछ क्षेत्र ये वाला आ जाता है, उसके अलावा उत्तरी पूर्वी भारत का क्षेत्र आ जाता है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही मुख्यतः लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो पर्वतीय मिट्टी, जंगली या पर्वतीय मिट्टी, तो यह 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो जंगली व पर्वतीय मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है भारत के जिन क्षेत्रों में पर्वतमालाओं का विस्तार पाया जाता है। तो पर्वतीय चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन के कारण इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। जलवायु व पारिस्थितिकी के अनुसार इन मिट्टियों की प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है। यह निर्माणाधीन मिट्टी है, यानी यह पूर्णतः विकसित मिट्टी नहीं है। जैसे ही चट्टानों का अपक्षय व अपर्दन होगा तो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर की इसमें क्या पाई जाएगी, अधिकता पाई जाएगी। साथ में इसमें ह्यूमस तत्व, क्योंकि ढलान अधिक होते हैं तो ह्यूमस तत्व भी कम होंगे, और इस मिट्टी की प्रोफाइल भी पूर्णतः विकसित नहीं होगी, क्योंकि ढाल के साथ साथ ये मिट्टी जैसे जैसे बनेगी वैसे नीचे की ओर प्रवाहित हो जाएगी। ह्यूमस की अधिकता के कारण यह अम्लीय गुण रखती है। अब इस मिट्टी में जो अपेक्षाकृत कम ढलान वाले क्षेत्र है वहां पर क्या होगा, पर्वतों के कारण ये जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां क्या होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी। इकट्ठी होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, वो पर्वतियां ह्यूमस सड़ने से वहां पर अम्लीय गुण विकसित इस मिट्टी में हो जाएगा। इस मिट्टी में कृषि हेतु उर्वरक डालने की आवश्यकता पड़ती है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में यहाँ पर ह्यूमस अधिक होता है, अतः ऐसे क्षेत्रों में चाय, कॉफी, मसाले व उष्णकटिबंधीय फलों की खेती संभव है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि पर्वतीय क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। तो पर्वतीय मिट्टी की बात की जाए तो मुख्यतः ये जो हिमालय वाला क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय व हिमालय वाला क्षेत्र, उसके अलावा भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उसके अलावा जो पर्वतमालाएं जहाँ जहाँ पे पाई जाती है उन क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। मिश्रित फल, गेहूं, मक्का, जौ की खेती के लिए भी यह मिट्टी उपयुक्त होती है। इस पर्वतीय मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने की कमी पाई जाती है। यानी NPH की अगर बात की जाए तो न तो इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और न ही ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो ये नाइट्रोजन व ह्यूमस इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सिर्फ इसमें P यानी फास्फोरिक एसिड, K यानी पोटास और Ca यानी चूना, इन 3 तत्वों की कमी इसमें पाई जाती है। इसमें NPH जो भारतीय मिट्टी की विशेषता है, मुख्यतः NPH की कमी, तो उसमें जो पर्वतीय मिट्टी है उसमें N और H यानी नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सिर्फ फास्फोरिक एसिड, पोटास और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। कैल्शियम यानी चूना। अब है शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी। तो भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मरुस्थलीय परिस्थितियां पाई जाती है वहां पर मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है। बालू की मात्रा अपेक्षाकृत रेत के जो मोटे कण होते हैं उनकी अधिकता होती है। तो यह मोटे अनाज जैसे कि ज्वार और बाजरा आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती है। परंतु राजस्थान के गंगानगर जिले में, अब राजस्थान के गंगानगर जिले में ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मुख्यतः इंदिरा गांधी नहर लाई गई। तो इंदिरा गांधी नहर के कारण इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गई। तो अब इन क्षेत्रों में, गंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के कारण इस मिट्टी में गेहूं व कपास की खेती भी की जाने लगी है। इन मिट्टियों में घुलनशील लवणों तथा फास्फोरस की मात्रा काफी अधिक होती है, जबकि नाइट्रोजन तत्वों और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। यानी इसमें भी मुख्यतः
नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। लेकिन इसमें अन्य लवण, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है, तो इस मिट्टी में क्या होते हैं, लवणों की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। तो अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, ये जो लवण होते हैं ये क्या होते हैं, मिट्टी की ऊपरी परत में आ जाते हैं। ऊपरी परत में आने के कारण ये मिट्टी को लगभग बंजर बना देते हैं। इसलिए अत्यधिक सिंचाई के कारण यहाँ पर ये वापस से मिट्टी के अनुपजाऊपन की समस्या उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लवणीय व क्षारीय मिट्टी। तो यह मिट्टी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में, शुष्क व अर्धशुष्क यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ की मिट्टी या तो शुष्क है या फिर अर्धशुष्क है यानी मरुस्थलीय मिट्टी है, उसमें लवणों की मात्रा पहले से ही अधिक है। तो उन क्षेत्रों में 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। इस मिट्टी की विशेषता यह है कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम व पोटेशियम आदि लवणों की इस मिट्टी में अधिकता पाई जाती है। वह मिट्टी जिसमें सोडियम व मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो उसे लवणीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और वह मिट्टी जिसमें कैल्शियम व पोटेशियम की अधिकता होती है तो उस मिट्टी को क्षारीय मिट्टी के नाम से या एल्कलाइन सॉइल के नाम से जाना जाता है। अतः ये मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। अब देखा जाए तो विशेषकर नहरी सिंचाई के क्षेत्रों में, जैसे कि वर्तमान में गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई के कारण केशिका क्रिया क्या होती है, कैपिलरी एक्शन। जैसे ही किसी क्षेत्र में मिट्टी में हम पानी डालते हैं तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स के थ्रू क्या होते हैं, जो लवण होते हैं वो मिट्टी की ऊपरी परत में आ जाते हैं, के कारण ये ऊपरी सतह तक सीमित होती है और कृषि के लिए हानिकारक व अनुपजाऊ हो जाती है। इसका स्थानीय नाम इसे रेह, कल्लर, ऊसर भूमि, काल, चौपेन आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मिट्टी के निस्तारण के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें चूना या जिप्सम मिलाकर सिंचित कर सकते हैं तथा चावल व गन्ने जैसी लवण रोधी फसलों को उगाकर भी इस भूमि को सुधारा जा सकता है। उस स्थिति में इसमें चावल, गन्ना, कपास, गेहूं, तंबाकू की उपज भी संभव है। कब, जब इस मिट्टी को, लवणीय व क्षारीय मिट्टी को हम मुख्यतः चूना या जिप्सम मिलाकर या फिर ग्वार, ढेंचे जैसी फसलें उगाकर इसका क्या कर सकते हैं, हम इसकी उपजाऊपन को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम सिंचाई के द्वारा इसमें चावल व गन्ने, कपास, गेहूं जैसी फसलें भी उपजा सकते हैं। नेक्स्ट है गीली व दलदली मिट्टी। इसका निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा होती है। अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों यानी ह्यूमस कार्बनिक तत्वों में क्या आते हैं, जो भी जैविक पदार्थ होते हैं उनके सड़ने गलने से क्या होता है, कार्बनिक अंश रिलीज होते हैं। तो उस मिट्टी को ही उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है, यानी ह्यूमस तत्व कहा जाता है इन्हें, के जमाव के कारण होता है। यह मुख्यतः तटीय प्रदेशों में जल जमाव के क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी ऐसे तटीय क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है, जल जम जाता है, यानी जल में स्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी जल भराव की स्थिति पाई जाती है। इनमें घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है परंतु फास्फोरस व पोटास की कमी होती है। गीली मिट्टी प्राय चावल की खेती के लिए उपयुक्त होती है। दलदली मिट्टी का निर्माण जल जमाव वाले क्षेत्रों में वात निरपेक्ष दशा में, वात निरपेक्ष का मतलब होता है मिट्टी में भी वायु की कुछ मात्रा पाई जाती है, यानी छोटे छोटे छिद्र या रंध्र होते हैं जिनमें वायु उपस्थित होती है, लेकिन जब उसमें अत्यधिक मात्रा में जल प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है, वो वायु वहाँ से निकल जाती है और जल में जो मिट्टी है उसमें वायु का अभाव हो जाता है, तो उसे वात निरपेक्ष दशा कहते हैं। तो इस दशा में क्या होता है, मिट्टी में जो लौह तत्व होता है, लौह तत्व की उपस्थिति व बड़ी मात्रा में वनस्पतियों के कारण होती है। यह मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है, यानी जो दलदली मिट्टी होती है इसमें वायु की कमी के कारण यह मिट्टी जो होती है मुख्यतः खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। अब है मिट्टी की उर्वरता में कमी के कारण।